हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो इस क्वेश्चन को देखो, इन क्वेश्चंस को और अच्छे से देखना। पहले हम लोग अपना जो ऐसा मैंने कहा था कि हम लोग कुछ कुछ सेगमेंट्स देखेंगे, तो उन सेगमेंट्स को देखते हैं। ठीक है। पैकाइटिन। ड्यूरिंग दिस स्टेज द फोर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच बाइवैलेंट क्रोमोसोम। देखो, हम लोग ने पहले जो इसके पहले वाला वीडियो है ना, उसमें हम लोगों ने लेप्टोटीन और ज़ाइगोटीन देख लिया है। ठीक है। अभी हम लोग पैकाइटिन देखने वाले हैं। अब देखो यार, प्लीज पैकेटिन बोलो पैकाइटिन बोलो, वो आप लोग के ऊपर है, ठीक है ना। उसके लिए मुझे मत बोलना कि सर ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये होगा ये होगा। ठीक है, तो दैट इज अपॉन यू गाइज कि आप लोग क्या बोलते हैं इसे। अब देखो होता क्या है पैकेटिन में, वो चीज हमसे हमें मतलब है। इस स्टेज के दौरान चार क्रोमैटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स एज टेट्रार्स। यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लियरली अपीयर एज टेट्रार्स। लेप्टोटीन में एक चीज देखा था हम लोगों ने, लाइट माइक्रोस्कोप वाला, है ना। याद रखिएगा, लाइट माइक्रोस्कोप और लेप्टोटीन से क्या रिलेशन है आपको देखना है तो पिछले वीडियो में जाके देख लो। जो बच्चे देख चुके हैं वेरी गुड, अच्छी बात है। सोचो ना यार, उस लाइन को एनसीईआरटी ने लिखा है। क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। अब बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि लेप्टोटीन और लाइट माइक्रोस्कोप का कोई रिलेशन भी था। एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ भी था ऐसा कुछ भी। इसी तरह से मैंने पता है ह्यूमन फिजियोलॉजी का ना 7वां चैप्टर को ना वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी में समझाया है। कहाँ पे क्या क्या बातें लिखी गई थी जो अक्सर मिस हो जाता है, बहुत बच्चों से नहीं होता होगा, आई रेस्पेक्ट देम। और टीचर से भी नहीं होता होगा, आई रेस्पेक्ट देम टू। लेकिन जिन बच्चों से नहीं हो जाता है मिस, मैं उन्हीं के लिए ना यहाँ पे हूँ। आप ही लोग के लिए तो हूँ, ताकि आप लोग को हेल्प कर सकूँ। जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उतने एक्सपीरियंस से हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी का तो मुझसे ज़्यादा ही है ऑफ कोर्स। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ठीक है ना। ये स्टेज में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल मौजूद होते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल मौजूद होते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। अब भैया मैं मॉडर्न जमाने का हूँ तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है बाकी लोगों से, लेकिन हाँ सोचता बिल्कुल मॉडर्न जमाने की तरह हूँ, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो होता है यहाँ पे मौजूद होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और ये चीज हम लोगों ने पहले देखा भी है कि रिकॉम्बिनेशन कहाँ होता है। The sites at which crossing over occurs between non-sister chromatids of the homologous chromosome, ये चीज मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल, एक ये जो क्रोमोसोम है हमारे पास, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ना बोल रहा है कि ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ठीक है ना। ये होमोलोगस क्रोमोसोम हमारे पास है। यहाँ पे इसका पार्ट इसमें चला जाएगा और इसका पार्ट इसमें आ जाएगा। इसे कहते हैं हम लोग क्या, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो an enzyme mediated process and the enzyme involved is called recombinase। देखो इतना इंपॉर्टेंट एंजाइम जो कि पूरी तरह से वेरिएशन, पूरा का पूरा एवोल्यूशन को अपने अंदर समाये हुए है। उस एंजाइम का नाम एनसीईआरटी डार्क कलर से नहीं लिख रहा, बोल्ड करके नहीं लिख रहा। सोचो कितना ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है आप लोग को। इतना इंपॉर्टेंट एंजाइम है रिकॉम्बिनेज, जो कि क्रॉसिंग ओवर कराता है, जिस कारण से वेरिएशन आता है, जिस कारण से हम हमारे मम्मी पापा से अलग दिखाई देते हैं, हम हमारे भाई बहनों से अलग दिखाई देते हैं। और यही जब चीज बहुत दिनों तक होता है तो हम अपने दूर के भाई बहनों यानी बंदरों से अलग दिखाई देते हैं। पूर्वज नहीं कहना चाहिए, बंदर को हमारे भाई बहन पूर्वज नहीं है। हम लोग एक ही जगह से आए हैं लेकिन बट गए हैं एक अलग अलग जगह में, ठीक है ना। हम लोग उनसे नहीं आए, ये चीज ध्यान रखिएगा। रिकॉम्बिनेशन एवोल्यूशन पढ़ोगे तो ज्यादा ध्यान समझ में आएगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं एवोल्यूशन, टेंशन नहीं लेना, आगे पढ़ने को मिलेगा। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, दो क्रोमोसोम का। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटिन। पैकेटिन के खत्म होते होते रिकॉम्बिनेशन दोनों के क्रोमोसोम के बीच में खत्म हो जाता है, लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रोमोसोम खाली उस जगह पे जुड़े हुए रह जाते हैं जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था। बाकी क्रोमोसोम जो होता है, बाकी जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे अलग अलग हो जाते हैं। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। डिप्लोटीन का शुरुआत कैसे हम लोग चेक करते हैं, जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बना था, जब ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम सिनेप्सिस हुआ था, जब इनका पेयरिंग हुआ था। जो उस वक्त सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है ये, वो अब डिसोल्यूशन होने लगता है, खत्म होने लगता है। एंड द टेंडेंसी ऑफ रिकंबाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंस टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, इसके बीच में जो रिपल्शन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, वो डिप्लोटीन में हो रहा है। ये चीज हमने पढ़ा था कि रिपल्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर्स इन डिप्लोटीन। ये चीज हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं पहले, याद रखिएगा। टेंडेंसी जो होता है इनका एक दूसरे अलग होने का, वो भी इसी डिप्लोटीन में देखने को मिलता है हमें, और सेपरेट आउट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। अभी भी क्रॉसओवर के साइट पे जहां पे एक दूसरे से अपना डीएनए एक्सचेंज किए थे, वो साइट अभी भी उलझा हुआ है। मेरे हाथ नहीं है आपके सामने, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लाइव मैं अपने आपको दिखा भी सकूँ इस क्वेश्चन सीरीज में, ठीक है ना। तो मैं आपको लाइव दिखा पाऊंगा तो आप मेरे चेहरे से और मेरे हाथ से आप कांटेक्ट कर पाइएगा, ताकि आप लोग मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको साफ समझ में आए, ठीक है ना। आई एम नॉट प्रोमिसिंग इट, अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट प्रोमिसिंग, हो जाएगा तो पता चल जाएगा,
ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर के साइड पे अभी वो लिपटे हुए रहते हैं, एक दूसरे से अटैच रहते हैं, उस साइड को हम लोग एक्स स्टेप स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है, उसे हम लोग काइजमाटा कहते हैं, काइजमाटा कहते हैं। और टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा कब स्टार्ट होता है? डाइकेनेसिस में स्टार्ट होता है। ऊ साइड्स ऑफ सम वर्टिब्रेट्स इन अस आल्सो, हमारे अंदर भी उस साइड से, हमारे मतलब ह्यूमंस में भी उस साइड जो होता है ना, वो डिप्लोस्टीन में आकर के, डिप्लोटीन स्टेज में आकर के अटक जाता है मंथ्स और ईयर्स तक के लिए, है ना। जब तक वो प्राइमरी oocyte फिर हमारा डेवलप ना होकर ग्राफिन फॉलिकल्स होकर ओव्यूलेट ना हो जाए तो सेकेंडरी oocyte वो नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखना है, ऐसा होता है। अब आते हैं इस वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन पे, बहुत सारा समय हम लोगों ने दे दिया। कैल्शियम डिपेंडेंट काइनेजेस कैन कंट्रोल, कैल्शियम डिपेंडेंट काइनेजेस कैन कंट्रोल व्हाट? सेल साइकिल का एक्टिविटी। मैंने ये पहले ही बताया है, काइनेज एंजाइम, है ना। ये सारे के सारे क्या करते हैं? कैल्शियम इंडिपेंडेंट काइनेज एंजाइम ये सारे के सारे सेल साइकिल का जो एक्टिविटी होता है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास ए होगा। नेक्स्ट, G2 फेज ऑफ माइटोसिस टेक्स प्लेस, टेक्स कितना टाइम ऑफ सेल साइकिल लेता है? देखो, इंटरफेज टेक्स 90% ऑफ द टाइम, इंटरफेज में 90% ऑफ टाइम खत्म हो जाता है हमारा। तो G2 फेज में कितना होता है? ये होता है 12 से 16%। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इतना स्पेसिफिक डाटा एनटीए कभी नहीं पूछ सकता, ठीक है ना। नहीं पूछना चाहिए, मेरे ख्याल से तो नहीं पूछना चाहिए। टेंशन नहीं लो, मैं अभी ऐप देख रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखो 12 से 16% ऑफ टाइम ऑफ साइकिल में G2 फेज ऑफ सेल साइकिल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 93 का। अब ये बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, आराम से बन सकता है। इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स कहाँ होता है? कब इनिशिएट होता है स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये होता है, बताओ कहाँ होता है? सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ये कहाँ होता है बताना है, ठीक है ना। ये कहाँ होता है इसको बताना है। फिर एक्शन ऑफ इंडोन्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस कहाँ एक्ट करता है ये बताना है, ठीक है ना। फिर आते हैं मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल। देखो, सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव कर रहे हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्रोमैटिड का जो क्रोमोसोम का जो सेपरेशन है, एक क्रोमोसोम का सेपरेशन जो है, ये सेपरेशन जो इस बीच से होता है वो हो चुका है, और सिस्टर क्रोमैटिड मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये एनाफेज 1 नहीं एनाफेज 2 है। डी का 5 आया है, इतना देखो सिंपल सा। मैं 4 ऑप्शन में मैंने देखा कि ये चीज ज्यादातर बच्चों को पता है। मैं बिल्कुल आप बन के सॉल्व कर रहा हूँ यार, मैं तो एक तुरंत ही बता देता कि ज़ाइगोटिन होगा या फिर जीवन फेज होगा, मैं तुरंत बता सकता हूँ, लेकिन मैं आप बन के सॉल्व कर रहा हूँ कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। पहला 3 आपको शायद पता नहीं चलता, तो आप डी पे आते हैं, डी पे आपको देता एनाफेज 2 होता, तो एनाफेज 2 यानी डी का 5। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास या तो ए होगा या तो बी होगा, सी और डी ऑप्शन होने नहीं वाले। अब देखो, सी का 4 या 1 हो सकता है, एक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस 4 या 1, एनाफेज 1 या फिर पेकाइटिन। अब ये क्या दे दिया यार, एक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस। अब देखो, एंडोन्यूक्लियस जो है ये डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स है ना, डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स है। पैकाइटिन स्टेज में कह सकते हो इसको, ठीक है ना, लेकिन होना नहीं चाहिए था इस क्वेश्चन को यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है। एंडोन्यूक्लियस जो हमारा पैकाइटिन में लगता है, ये आपको पता होगा, अभी हो भी सकता है नहीं हो सकता है, इसका ध्यान रखो कि एंडोन्यूक्लियस हमारा पैकाइटिन स्टेज में लगता है, ठीक है ना। और ये क्या है? ये न्यूक्लियस एंजाइम के हेल्प करता है ना न्यूक्लियस के लिए। तो सी का 4 हमारा आंसर हो गया। ए का 2 होता है, जाइगोटिन में इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स होता है, पैकाइटिन स्टेज क्या बोलते हैं उसको, प्रोफेज 1 का सेकंड स्टेज है ये। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ऑब्वियस सी बात है जीवन फेज में होगा, तो बी का तो 3 होगा ही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नॉट सीन ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल, क्या चीज नहीं देखने को मिलता है? सिनेप्सिस, बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये म्यूसिस का फिनोमेना है। अभी हम लोगों ने पर क्या है, देखो भैया, अब ये सब क्वेश्चन ना काफी इजी हो गया, अब इसमें एक्सप्लेन करने लायक मेरे पास कुछ नहीं है, बिकॉज हम लोग सिनेप्सिस पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। मैंने एनसीईआरटी का सेगमेंट दिखा दिया है, मैंने हर वो मुमकिन कोशिश की है ताकि आपको कितना ज्यादा आसान ही हो सके उतना ज्यादा आसान हो जाए ये क्वेश्चन सारे, ठीक है। अब मैं अपनी तरफ से पूरा मेहनत कर रहा हूँ, आपकी बारी है, ठीक है। ये सोमैटिक सेल्स में नहीं मिलता है हमें सिनेप्सिस देखने को, बिकॉज सिनेप्सिस इज अ फेनोमेना ऑफ व्हाट, मियोसिस। ओके, 94 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? डी। 95 का आंसर देखो क्या होगा। द गिवन फिगर शोज अ सेल अंडरगोइंग प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 जा रहा है ये सेल, ठीक है ना। कीपिंग द डायग्राम इन द व्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट फॉर वन ऑफ द सेल एट द एंड ऑफ मियोसिस, मियोसिस के बाद कौन सा डायग्राम करेक्ट होगा ये बताना है। कि ये एक मेरे पास सेल है, ठीक है, ये एक मेरे पास सेल है, तो मियोसिस के अंत के बाद, मियोसिस के अंत के बाद कैसा होता है जरा बताना। अंत के बाद ये जो क्रोमोसोम है हमारे पास वो बीच से टूट जाएगा, और बीच से टूटने के बाद दो अलग अलग क्रोमैटिड में बट जाएगा ना, तो इसका मतलब ये जो भी सेल बनेगा उसमें बस और बस ऐसा कुछ दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए कुछ, है ना, ये दिखना चाहिए कुछ ऐसा, कैसे गोल सा या बीच में होना चाहिए। तो ऐसा देखो, यहाँ पे दोनों तो नहीं दिखने वाला। फिर है ना, अब जरा देखो एक चीज, कीपिंग द डायग्राम इन व्यू ऑफ मियोसिस, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक
एक सिस्टर क्रोमैटिड दो यहाँ पे हैं, दो सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ पे हैं, ये दोनों एनाफेज 1 में आकर के दोनों अलग अलग सेल में चले जाएंगे और फिर एनाफेज 2 में आने के ये भी बट जाएंगे। जब ये भी बट जाएंगे तो ए ऑप्शन कभी नहीं होने वाला, ए ऑप्शन कभी नहीं होने वाला, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये होमोलोगस पेयर का दिया हुआ है, प्रोफेज 1 में दिया हुआ है, ध्यान से देखो प्रोफेज 1 में ही सिनेप्सिस होता है, पहले ही बता चुका हूं मैं। आंसर का सी हो जाएगा, ये दोनों तो कभी हो ही नहीं वाला नहीं भाई, है ना। ये तो एंड ऑफ म्यूसिस में ऐसा स्ट्रक्चर कहीं देखने को नहीं मिलने वाला, या तो ए होता है या तो सी होता, बिकॉज म्यूसिस के 1 एंड के बाद पूछ रहा है तो हम लोग इसको मानेंगे। अगर तुमको बोलता कि म्यूसिस 1 के बाद, सर तुम पूछोगे सर म्यूसिस 1 के बाद बोलता तो भी हमारे पास सी और ए में से कोई फिर आंसर होता ही नहीं, बिकॉज म्यूसिस 1 के बाद तो हमारा क्रोमोसोम कुछ यूं दिखाई देता है, क्रोमैटिड सेपरेट, सेंट्रोमियर सेपरेट होता ही नहीं है, क्रोमैटिड सेपरेट होते ही नहीं है, ठीक है। तो ये ए भी नहीं होता उस समय आंसर, सी भी नहीं होता। एंड दिस इज द मैक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच्ड टू द कैरेक्टर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स इन व्हाट, इन व्हाट, क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, ध्यान से देखो। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ स्पिंडल गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स के काइनेटोकोर से अटैच होता है। यहां से एक स्पिंडल आया, यहां से एक स्पिंडल आया, ये तो होता है एनाफेज 2 में ना, ये कहां होता है, ये एनाफेज 2 में होता है कि मेटाफेज 2 में होता है, बताओ जल्दी। देखो अभी यहाँ ध्यान से देखो, एनाफेज 2 में मूवमेंट होता है क्रोमोसोम का यहाँ पे इधर से, ठीक है ना। मैंने एनाफेज बोल दिया तो मतलब एनाफेज ही मार देना, ऐसा नहीं है, समझना है क्या बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे मूवमेंट होता है, अटैचमेंट होना क्रोमोसोम का बीच सेंटर प्लेट पे इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अलाइनमेंट होना, ये सारी की सारी चीजें ना मेटाफेज 2 पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अच्छे से समझ में आएगा। एट व्हाट फेज ऑफ म्यूसिस देयर आर टू सेल्स ईच विद सिस्टर क्रोमैटिड्स अलाइंग विद स्पिंडल इक्वेटर, स्पिंडल इक्वेटर पे जब अलाइन होगा तो मेटाफेज होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रोफेज इज लॉन्गर इन, प्रोफेज लॉन्गर होता है किस में, म्यूसिस में कि माइटोसिस में। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा है, मैंने बताया भी था 2 वीडियो पहले कि देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का सेगमेंट मैंने दिखाया है, वहां पे मैंने बताया भी है आप लोग को। सोचो ये आया ना क्वेश्चन, मुझे हंसी भी आ रही है, आया कि नहीं आया क्वेश्चन, मैंने पहले क्वेश्चन देखा नहीं है। मैं, आप लोग मुझ पे विश्वास रखते हैं, इतना विश्वास रखो कि मैंने बिना क्वेश्चन देखे वो पॉइंट बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें साफ साफ एनसीईआरटी लिख रहा है, क्या लिख रहा है भाई, कि प्रोफेज ऑफ मियोसिस इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्गर देन माइटोसिस, लिखता है एनसीईआरटी ऐसा, और यहाँ पे आंसर इसीलिए होगा मियोसिस, ठीक है, लॉन्गर इन मियोसिस। जो द फॉलोइंग कैरेक्टर्स रिलेटेड टू द टेलोफेज, टेलोफेज से कौन सा कैरेक्टर रिलेटेड है। Formation of nuclear membrane, formation of nucleolus, elongation of chromosome, formation of two daughter nuclei, ठीक है ना, is related with the telophase, telophase का कौन सा फेज कैरेक्टर रिलेटेड है। देखो यहाँ में आपको चारों ऑप्शन आपको लगेंगे, है ना, चारों के चारों आपको ऑप्शन यहाँ पे आंसर देखने को लगेंगे। लेकिन चूंकि जो एग्जामिनेशन बॉडी है उसने फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लाई कहा था आंसर में, इसलिए इसी को आंसर मानना पड़ेगा। अब थोड़ा सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने क्यों ए और बी को नहीं कहा, जो कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है, इलॉन्गेशन ऑफ क्रोमोसोम तो चलो ठीक है वो अदर बात है, वो तो मैं नहीं मानूंगा आंसर हो सकता है, लेकिन ए और बी क्यों नहीं। तो ए और बी इसीलिए नहीं होगा क्योंकि टेलोफेज से रिलेटेड पूछ रहा है, ठीक है ना। विच आर द फॉलोइंग, अगर आप ए ऑप्शन मारते हैं तो बी भी आंसर हो जाता, बी ऑप्शन मारते हैं तो ए भी आंसर हो जाता, बिकॉज दोनों साथ साथ होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन, न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन, ये सारे के सारे चीजें एक साथ मिलके हो रही हैं टेलोफेज के अंदर, ठीक है ना। लेकिन टेलोफेज के एंड होने के बाद ये दोनों खत्म होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई, मैंने पहले ही बताया है ये चीज, एनाफेज के साथ ही साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो चुका होता है, टेलोफेज खत्म होते होते दो सेल्स अलग हो चुके होते हैं। ये चीज हम लोगों ने पहले बात किया है, मैंने बताया था कि दो सेल जो होते हैं वो एनाफेज में जब आपके पास स्पिंडल इधर तब खींच रहा होता है ना, तभी क्या होता है ना, ये साइटोकाइनेसिस होना स्टार्ट हो चुका होता है। इसी ही आधार पर एग्जामिनेशन बॉडी ने डी आंसर दिया था, जो कि बहुत हद तक कंट्रोवर्शियल आंसर रहा होगा मेरे ख्याल से। इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स आर मोस्ट कंडेंस, देखो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे नीट में, ठीक है ना, और आएंगे अगर ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन तो बिल्कुल उसी तरह से रिपीट करेगा जिस तरह से आपको इसमें देखने को मिला है, और आपको आंसर बिल्कुल एग्जामिनेशन बॉडी जो दिया था एमपीपीएमटी ने, जिस क्वेश्चन में दिख रहा है आपको डी, इसी क्वेश्चन को आपको आंसर मारना पड़ेगा। और ये ध्यान रखिएगा, इसी क्वेश्चन को मारिएगा प्लीज, क्योंकि इस बार पहले बार हो चुका है, जो हमारे पास G0 वाला था वो एम्स में जो आंसर आया था उसी को रिपीट किया गया।
इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स आर मोस्ट कंडेंस्ड, सबसे ज्यादा कंडेंस्ड किस स्टेज में होता है क्रोमोसोम? मेटाफेज में होता है, ऑब्वियस सी बात है, मेटाफेज में होता है, मोस्ट कंडेंस्ड मेटाफेज में होता है, आंसर याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डिप्लोप्टीन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन ऑफ म्यूसिस, डिप्लोप्टीन में कौन सा होता है? अभी ना डिप्लोप्टीन उन्होंने पढ़ा, अभी हम लोगों ने डिप्लोप्टीन पढ़ा है, अभी पढ़ा है। अब अगर इसका आंसर आपने नहीं दिया तो बहुत ज्यादा मार खाओगे तुम लोग, ठीक है? आंसर क्या होगा इसका? आंसर नहीं मारूंगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है? मेरे हाथ में नहीं पहुंचने वाली, मैं कानून थोड़े हो। आंसर होगा डी, डिसोल्यूशन ऑफ सिलेक्टिव मिनरल कॉम्प्लेक्स। बहुत लंबा वीडियो गया है क्योंकि हम लोग टेक्स्ट भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो लंबा तो जाएगा ही। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।